अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 11th लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। और आज जो है हम जो है वो वही पढ़ेंगे जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, बोर्स थ्योरी के बारे में। आज हम बोर्स थ्योरी की जो है वो डेरिवेशन जो है वो मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि बोर थ्योरी जो है, बोर ने जो है वो मॉडल पेश किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और इसके दो पोस्टुलेट थे। एक तो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ना तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द ऑर्बिट, और उन ऑर्बिट्स को उसने डिस्क्रीट एनर्जी क्वांटिटीज़ कहा था। और इलेक्ट्रॉन जो है जब वो ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स के वो जो ऑर्बिट्स हैं उनको उसने स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दिया। और इलेक्ट्रॉन जब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी गेन करता है इलेक्ट्रॉन जो है। और ये हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट n से m में जाता है तो वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और वो जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी h न्यू n m जो है इट विल बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। यानी कि जिन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन मूव किया है उन दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वही उस फोटोन की एनर्जी होगी, उस एमिटेड फोटोन की एनर्जी होगी। और इसी तरह किसी भी nth स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, HCr/n²। ठीक है जी। अब हम जरा जो है इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ठीक है जी। तो इसकी डेरिवेशन के लिए जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है वो एक दूसरे मेथड से करा रहा था, बट जब मैंने इसको कंप्लीट किया तो दैट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है। तो चूंकि वो आपके लिए मुश्किल होना था लिहाजा मैंने आपके लिए जो है वो एक आसान मेथड जो है वो डिवाइस किया, जिसमें यहाँ आपके लिए आसान मेथड मैंने तो डिवाइस किया। मैंने जो आसान मेथड है वो यूज़ किया है टू फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, टू फाइंड द एनर्जी। ठीक है जी। तो उसके लिए पहले मैंने जो है वो थोड़ी सी डेरिवेशन आपको करवाई थी, लेकिन वो दूसरे मेथड के साथ की थी, तो उसको जो है आप छोड़ दें, आप जो है वो इसको देखेंगे। ठीक है जी। तो यही जो है आपने डेरिवेशन जो है वो करनी है अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए सपोज करते हैं कि लेट सपोज कि आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है जी, इलेक्ट्रॉन की मैस जो है वो m है, वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मूव कर रहा है इस तरह सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में सेंटर पे प्रोटॉन होता है। आपको पता है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, और दोनों के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा होता है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज गिवन बाय 1/4πε0 E/r²। ये होता है Q1 Q2/r²। इसमें दोनों एक Q1 इलेक्ट्रॉन है और एक Q1 प्रोटॉन है, दोनों पे चार्ज सेम है। यानी कि हम यहाँ पर चार्ज का है तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, लेकिन चूंकि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही E होगा आपके पास। ओवर दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज r², और इट विल बी इक्वल टू mv²/r। ये आपके पास आपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। m और a आपको पता है ये v²/r होगा, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी। इस वजह से जो है ये mv²/r। ठीक है जी। अब इसमें जो है ये तो आ गया इसकी कूलम्स फोर्स, और आपने न्यूटन्स फोर्स को जो है वेट कर दिया। सिमिलरली अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ये एंगुलर मोमेंटम जो है आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, मैकेनिक्स वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी इट इज इक्वल टू L=NH। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू NH कट के इक्वल होगा आपके पास। ठीक है जी। फिर n इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और जो h कट है ये h/2π के इक्वल है। ठीक है जी। ये जो h कट है ये भी टर्म यूज की जाती है। ठीक है जी। ये h/2π के इक्वल होती है आपके पास। अच्छा जी। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज गिवन बाय mvr साइन ऑफ थीटा। आपको पता है, ये आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। तो m इलेक्ट्रॉन की मैस है, v उसकी स्पीड है, r रेडियस है, साइन ऑफ 90 यहाँ पर क्यों लिया है क्योंकि ये जो एंगल होता है साइन थीटा ये होता है v और r में। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं ना, तो अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी देखें तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट विल बी टेंजेंट टू दैट पॉइंट। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और रेडियस की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है। तो लिहाजा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री यहाँ पर यूज़ किया गया।
तो ये आपके पास जो है साइन 90 और साइन 90 को होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कैट। तो ये जो वी है ये एन एच कैट ओवर एम आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है आपके पास ये जो v की वैल्यू है, ठीक है जी, ये आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। कौन सी इक्वेशन 1? ये जो थी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इसमें आपने v की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी और ये v की जगह आ जाएगा एन एच ओवर एम आर। तो जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ओवर आर स्क्वायर, ये एज इट इज, और ये m v की जगह v की वैल्यू आ गई एन एच कट ओवर एम आर, ये स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट साइड पे ये e इंटू ई स्क्वायर बन जाएगा, ये m ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ये m है ना, तो ये m का स्क्वायर बन जाएगा, ये r का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो r है ये एज इट इज साथ आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर भी r स्क्वायर है, इधर भी 1/r स्क्वायर है, तो ये जो एक r स्क्वायर है ये कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये एक m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m है ये m स्क्वायर है, तो ये जो m है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे सिर्फ m रह जाएगा। तो ये नीचे एक m रह गया, एक m इधर से कट गया, ये r स्क्वायर इधर से कैंसिल आउट हो गया, और ये नीचे सिर्फ r रह जाएगा, तो ये m r। अब इसमें h कट आपको पता है, ये h कट जो है ये h ओवर 2 पाई के इक्वल होता है, तो यहाँ पर h ओवर 2 पाई पुट कर दें, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, और ये बन जाएगा h कट जो है, अब देखें h कट h ओवर 2 पाई के इक्वल है, तो h कट स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये आप h की जगह जब आप h ओवर 2 पाई, h कट की जगह जब आप h ओवर 2 पाई पुट करेंगे तो ये h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 4 पाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये ई स्क्वायर ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, और ये सॉरी ये 4 से कैंसिल, और ये 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 पाई इधर आ जाएगा क्योंकि इधर पाई स्क्वायर है, ये पाई एम आर आ जाएगा आपके पास। इस इक्वेशन को आप जरा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट जो है इधर आकर जो है वो आपने बेसिकली फाइंड करनी है आर की वैल्यू रेडियस की, तो रेडियस इधर आ जाएगा आपके पास, ये ई स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट जो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू, यानी कि आर के लिए जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, और ये एन स्क्वायर को जो है वो अलग लिखा है क्योंकि ये एन स्क्वायर के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कांस्टेंट वैल्यू है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। सो एवरीथिंग विद कमिंग विद एन स्क्वायर इट इज कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये जो एन आपके पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू 1 2 3 ये इसकी वैल्यूज है। इस इक्वेशन को जो है आप इसी इक्वेशन को आप रीराइट कर सकते हैं इस तरह, आर इज इक्वल टू ये जो सारी टर्म है एन स्क्वायर के साथ इसको आप ए से रिप्रेजेंट कर दें, ए एन स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू ये सारी टर्म आ जाएगी आपके पास एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई ई स्क्वायर एम। ठीक है जी, और इसकी ये चूंकि सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट्स हैं, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.292 इंटू 10⁻11, और जो है ये पिकोमीटर में आ जाएगी, और ये थोड़ा सा जो है इधर ये थोड़ा सा ये 5.92 नहीं बनेगा, ये आपके पास 52.92 आपके पास है। ठीक है जी, सो इट विल बी 52.92 पिकोमीटर आएगा आपके पास। ठीक है जी, हाँ जी, तो यहाँ पर थे जी हम ये हमारे पास जो है वो 52.92 पिकोमीटर आएगा जब इसे पिको में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है दिस द इक्वेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टेल्स अस दैट द बोर रेडियस ऑफ एन एटम इज क्वांटाइज्ड एंड ए इज कॉल्ड द बोर्स रेडियस। अब ये जो है ये शो करता है कि आपके पास ये जो फार्मूला है ये शो करता है कि आपके पास जो बोर्स रेडियस है या ये वाला फार्मूला आप कह लेंगे ये क्वांटाइज्ड है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो रेडियस की वैल्यूज आएंगी वो कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है बल्कि ए एन स्क्वायर की फॉर्म में जो आएगी। ए तो कांस्टेंट है ना एन स्क्वायर, इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी r की a, अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो n स्क्वायर 4 बन जाएगा तो 4a आएगी वैल्यू, इसका मतलब है कि r की वैल्यू बनेगी 4a। इसी तरह अगर जो है वो n की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो बनेगा 9a, अगर 4 पुट करेंगे 16a। तो इसका मतलब है कि जो रेडियस की वैल्यूज पॉसिबल हैं वो है a 4a 9a 16a, सिमिलरली 5 पुट करेंगे तो 25a, जब 6 पुट करेंगे तो 36a। तो इसका मतलब है कि ये हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है बल्कि a 4a 9a 16a 25a 36a 49a इस तरह की वैल्यूज पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि ये
क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, यानी कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी सिर्फ जो कि पॉसिबल होंगी रेडियस की, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ को आप जो है वो क्वांटाइज्ड कहते हैं, ठीक है जी। और इसमें ये जो ए है ना, ए दिस इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर पाई ई स्क्वायर एम। ये आपके पास जो है ये जो वैल्यू है इसको आप बोहर्स रेडियस कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है 52.92 पिकोमीटर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये देख लें कि हमने जो है वो बोहर्स जो ऑर्बिट है हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट है उसका हमने बोहर रेडियस का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो फार्मूला है इसमें सिर्फ ये n पे डिपेंड करता है। अगर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या जिसे आप ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पता है तो हम उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि उसका क्या रेडियस होगा उस इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली अब हम जो है उसकी एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो एनर्जी का फार्मूला यूज़ करते हैं। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की, दैट इज गिवन बाय के प्लस यू है। के इज़ द काइनेटिक एनर्जी और यू इज़ द काइनेटिक के इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड यू इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है जी, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये भी आपने जो है ये आई होप कि आपने जो है ये पढ़ा होगा इन जो EMT की आपकी जो क्लास है, ठीक है जी, उसमें जो है ये आएगा आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये फार्मूला है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R, ठीक है जी। जो फोर्स है वो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आती है, और जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ये आती है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q1 Q2 है ये दोनों E आ जाएंगे आपके पास, ओवर R आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ओवर R आ जाएगी। तो ये U की वैल्यू आ गई, और E की वैल्यू क्या है 1/2 mv स्क्वायर, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब ये जो mv स्क्वायर है यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 जो है ये हमने देखी थी, ये हाँ जी, यहाँ से आप mv स्क्वायर, तो ये जो एक R है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ओवर R, ये mv स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ओवर R, ये mv स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आपके पास आ जाएगी 1/2 इंटू ये बन जाएगी इसकी वैल्यू E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ जाएगी आपके पास, और माइनस जो है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ जाएगा। तो ये 2 है, ये 4 है, तो ये बन जाएगा 8 आ जाएगा आपके पास। और जब ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 है, 1/4, 1/8 माइनस 1/4, ये जो है ये माइनस जो है वो ना आ जाएगा आपके पास 1/, जो है वो 8 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा -1/8, ठीक है जी, हाँ जी, ये E स्क्वायर ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू R इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। इसको जब आप ये माइनस करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास आ जाएगी, सिंपल एलसीएम लेके। तो ये जो है ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है आपने R की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अब हम जो है वो एनर्जी की वैल्यू तो ये आ गई है, लेकिन हम एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर के। हमें सिर्फ जो है वो n की वैल्यू जो है वो हम पुट करें तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर आप हमने R की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है इन टर्म्स ऑफ n, जो कि हमने अभी इससे पिछले स्टेप में की थी। ये R की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ओवर पाई E स्क्वायर m इंटू n स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू है ये आपने इधर पुट कर देनी है R की जगह, तो ये बाकी सारी टर्म एज इट इज़, और ये R की जगह ये R की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, ये प्रीवियस इक्वेशन से जो है इक्वेशन 3 से। तो ये जब आप पुट करेंगे, इसे आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी इसकी इस तरह, ठीक है जी। ये देखें ये पाई इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट 2 हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। 8 एज इट इज़ आ गया आपके पास, तो ये h स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और ये जो E स्क्वायर है ये नीचे E स्क्वायर हो रहा है ना आपके पास, तो ये जो E स्क्वायर आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये E⁴ बन जाएगा। और ये जो m है ये डिवीजन में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये m_e स्क्वायर ये ऊपर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी इंटू 1/n स्क्वायर। तो ये 1/n स्क्वायर को मैंने ज़्यादा लिख दिया, क्योंकि n स्क्वायर से 1/n स्क्वायर से पहले जो वैल्यूज है ये सारी की सारी कांस्टेंट है। m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है। E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। E भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो ये जो सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 2.180 इंटू 10⁻⁻18 जूल,
तो चूँकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है यूजली ये जॉल जो है इट इज़ अ वेरी बिग यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप डिवाइड आउट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी आपके पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्केयर। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब ये भी फार्मूला शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है अपने ऑर्बिट में वो भी क्वांटाइज्ड है, ठीक है जी। यानी कि ये तो कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब वो सिर्फ एन पे डिपेंड करेगी। तो अगर एन की वैल्यू 2 होगी आपके पास, ठीक है जी, 1 है तो यही आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 2 है तो -13.6 ओवर 4 आ जाएगा। अगर 3 है तो -13.6 ओवर 9 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, बल्कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज आएगा जो कि पॉसिबल होगा, जिसके लिए हम कहेंगे कि ये जो एनर्जी है ये क्वांटाइज्ड है, ठीक है जी। तो सिमिलरली जो है ये आपके पास इक्वेशन 6 ये जो प्रीवियस इक्वेशन है शोज दैट द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन, ठीक है जी। एन का फंक्शन है, इफ वी नो एन वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो अब हम जो है ज़रा इसी से जो है अब हम रेडबर्ग कांस्टेंट था, ठीक है जी, जिसको रेडबर्ग ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको जो है अब हम उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस बोर्स थ्योरी, ठीक है। We know that according to Bohr's theory, the energy emitted by an electron when it moves from an higher orbit to a lower orbit, ये हम पता है हमें Bohr's theory के अकॉर्डिंग कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, और वो जो एनर्जी इमिट करता है दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू E हाई माइनस E लो, ठीक है जी, वेयर E हाई इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट एंड E लो इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इसी इक्वेशन में जो है हम F इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा पुट करेंगे। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये सी ओवर लैम्डा के इक्वल होती है, ठीक है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। और दूसरा जो है वो इसमें ई हाई की जगह ये जो एनर्जी की वैल्यूज हमने ये पीछे कैलकुलेट की हैं, ये एनर्जी का ये आई एक्चुअल वैल्यू एम ई स्केयर ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर इंटू 1 ओवर एन स्केयर। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये भी आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी। ये F की जगह जो है F की जगह H, F की जगह आ गया C ओवर लैम्डा, ठीक है, तो ये बन जाएगा HC ओवर लैम्डा आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू ये E हाई है, तो एनर्जी का फार्मूला क्या है माइनस एम ई स्केयर ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर इंटू 1 ओवर एन स्केयर। तो चूंकि हायर ऑर्बिट में है ना, तो हायर ऑर्बिट में क्या बन जाएगा एन हाई स्केयर बन जाएगा, ठीक है जी, माइनस इसी तरह जो है वो लोअर के लिए जो है वो सेम फार्मूला इस तरह आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब ये जो है ये अगर आप करेंगे तो ये जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है जी, ये माइनस आप कॉमन ले लें बाहर, ठीक है जी, ये माइनस ये चीज़ कॉमन आ जाएगी सारी, ये 1 ओवर एन स्केयर की जगह जो है ये माइनस को कॉमन जब आएगा तो ये वाली जो सी टर्म है 1 ओवर एन स्केयर, ठीक है, बन जाएगी ये प्लस बन जाएगी आपके पास, ठीक है जी, ये प्लस आ गई और ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस है, ठीक है जी, तो ये आपके पास माइनस की बन जाएगी, तो ये माइनस 1 ओवर एन हाई स्केयर और ये माइनस 1 ओवर एन लो स्केयर आपके पास आ गया। ये माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो ये आपको पता है कि ये प्लस की बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो ये इसको पहले लिख दें, तो ये 1 ओवर एन लो स्केयर माइनस 1 ओवर एन हाई स्केयर, ये बाकी ये टर्म एज इट इज़ आ गई आपके पास, ठीक है जी। तो इसमें जो है ये अब वो फार्मूला बन गया 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, जिस तरह वो जो रेडबर्ग फार्मूला था 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर एम स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर, ठीक है जी, वो आपके पास था ना फार्मूला। और आपको पता है कि जो एम की वैल्यू थी वो कम थी, उससे जो है वो एन स्केयर माइनस 1 ओवर एम स्केयर सॉरी एम स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर आपके पास आ जाती है, ठीक है जी। तो ये जो है ये एक तरह से रेडबर्ग फार्मूला की फॉर्म में आ गया, उसमें ये 1 ओवर एन स्केयर माइनस 1 ओवर एम स्केयर था, तो ये जो है ये आपके पास जिसमें एक हायर ऑर्बिट था और एक लोअर ऑर्बिट था, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म आ रही है आपके पास दिस इज इक्विवेलेंट टू द रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को आप रीराइट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है जी। और इसमें जो आर है वे इन विच आर इज इक्वल टू ये जो आर, चूँकि ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट आ रही हैं, ठीक है, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मीटर में जो है वो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। सो इट इज़ नोन एज, और दूसरा एक और बात इसमें एक तो ये आपके पास वैल्यू आ रही थी ना, दूसरा ये था कि ये हमने चूँकि सिर्फ 1 ओवर लैम्डा हमने लेके ना, तो ये जो एच सी है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो ये एच स्केयर है ऑलरेडी, और तो ये एक और एच आएगा तो एच क्यूब बन जाएगा एक, और दूसरा सी एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी।
तो ये जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर आ जाएगी एंड दिस इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द बोर थ्योरी। तो ये जो बोर थ्योरी की डेफिनेशन है ये हमें बताती है कि अगर हमें किसी भी एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन का अगर ऑर्बिट पता है, ऑर्बिट नंबर यानी कि एन, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, अगर हमें वो पता है तो हम इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली जो है हम उसकी वेलोसिटी जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, इफ वी नो द ऑर्बिट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द बोर्स थ्योरी।